नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है नया पाकिस्तान हाउसिंग पॉलिसी, और इसके साथ साथ जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो हैं ज़िमनी इंतखाबात। और बिलखुसूस मैं ये बात करूँ तो NA 247 के मुतालिक बात करूँगा, क्योंकि ये वो हल्का है कराची का जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये वो हल्का है जो इकॉनमी की जानिब बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान के मैं कहूँगा कि अमीर तरीन अफराद भी यहीं पर रहते हैं, और अफसोस के साथ ये भी कहूँगा कि कहीं कहीं शायद आपको गरीब तरीन तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब आवाम भी यहाँ पर दिखेगी, और उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके हल के मुतालिक भी बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके साथ साथ कैंडिडेट हैं NA 247 के नेशनल असम्बली की सीट के लिए, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ही इज़ एन एप्ट एंड अप्रोप्रिएट पर्सन टू बी ऑन द शो टुडे, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर बहुत बड़ा किरदार रहा है, बहुत ही अहम किरदार रहा है। तशहीर तो इन्होंने अपनी ज़्यादा इतनी नहीं की, लेकिन अगर आप बात करें तामीराती शोबे के अंदर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इनका एक मुनफरिद नाम भी है। इनकी अपनी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म भी है, लेकिन उसके मुतालिक आज मैं जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन बुनियादी तौर पर ही हैज़ ऑल द प्रायर रिक्विजिट इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट और अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग पॉलिसी। इनके साथ मौजूद होंगे जनाब अहमद चिनाई साहब, मेंबर स्टॉक एक्सचेंज भी हैं और मेंबर आबाद भी हैं। इनको भी वेलकम करेंगे शो में। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब आपसे। आफ्ताब साहब, लोगों के जहन में जो है बहुत सारे उभरते सवालात हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो कल तकरीर की उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा भरोसा करें, उसके बाद थोड़ी धारसबंदी आवाम की, नहीं तो डॉलर के मजबूत हो जाने, रुपये के कमज़ोर हो जाने के बाद लोग बड़े परेशान से हो गए थे। लेकिन कल उन्होंने कहा कि भी आप फिक्र ना करें, मैं करता हूँ चीज़ें काबू में। लोग उनकी फेस वैल्यू और उनकी ज़ुबान पर ही सेटिस्फाई हो गए। साथ ही उन्होंने बड़ा अहम ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया है नया पाकिस्तान हाउसिंग पॉलिसी का। थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, ये है क्या अब इन न्यू लाइट एंड न्यू विजन? बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब। प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमत में आने से पहले अपना जो मैनिफेस्टो था उसमें जो 11 नुकाती प्रोग्राम था पाकिस्तान के लिए, उसमें 50 लाख लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट भी था। अल्हम्दुलिल्लाह 55 डेज़ में ये पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। आप इसको ज़रा अगर इसकी डायनेमिक समझना चाहें तो देखें कि जिस पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और कच्ची आबादियाँ। ये कच्ची आबादियाँ डेवलप कैसे होती हैं? लोग माइग्रेट करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाकों में। जैसे कराची के एग्जांपल दूँ तो कराची में ठीक ठाक लोग माइग्रेट करते हैं, 3% की माइग्रेशन है और 3% की हमारी अपनी ग्रोथ है। और जब ये लोग माइग्रेट करके आते हैं तो उनकी इतनी सकत नहीं होती कि वो घर ख़रीद सकें, और घरों के लिए फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कच्ची आबादियाँ बन जाती है। तो इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस था कि खान साहब ने 50 लाख घर जो अनाउंस किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये उन लोगों के लिए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक लो कॉस्ट हाउसिंग है मगर रेंट में रहते हैं, वो 10, 12, 15, 20 हज़ार रेंट होता है उनका, और उस रेंट के अगेंस्ट ये पैकेज होगा और 15 से 20 साल में वो पे बैक हो जाएगा। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट सेक्टर इसमें काम करेगा। और जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो आप देखें कि 40 to 45 इंडस्ट्रीज़ हैं जो अलाइड इंडस्ट्री हैं जिनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उन एम्प्लॉयमेंट से टैक्सेस जनरेट होंगे। हमारे छोटे छोटे जो यूथ हैं वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो एक जो है ना बूम आएगा इकानमी का। फिल वक्त तो सबको नज़र आ रहा है कि डॉलर का रुपी डिवैल्यू हो गया और डॉलर का इम्पैक्ट बढ़ गया, मगर जैसे कि खान साहब ने कल कहा है कि 2.5 साल में मैं आपको इस क्राइसिस से निकाल दूंगा। और ये डॉलर का भी जो इम्पैक्ट आया है उसकी वजह आप जानते हैं कि ख़जाना खाली है, ट्रेड डेफिसिट भी है, और जो लोन थे वो भी बेइंतहा हैं, जो सर्कुलर डेट था वो भी 450 से 1200 अरब रुपये हो गया। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये IMF या मुख्तलिफ लोगों के पास जाना पड़ रहा है, और IMF से भी पैसे लेके उन्हीं को वापस करने। कोई ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इस वक्त, नॉट डेवलपमेंट फंड के तौर पे ये यूज होगा। नुकते जो हैं ये आपने यहाँ पे रेज भी किए हैं, साथ साथ ये भी आपने कहा है कि 40 से 45 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको एक तरह से कैटलिस्ट के तौर पर ये प्रोजेक्ट आगे लेकर चलेगा। अहमद चिनाई साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अहमद चिनाई साहब, आपने देखा कल
जब ऐलान हुआ उसके बाद काफ़ी जो मैं कहूँगा कि एक सप्रेस्ड किस्म की फीलिंग थी, वो उससे रिलीफ मिली। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कुछ पॉजिटिव आउटलुक अब ऐसे आगे दिखाई देती है। मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा इसके बारे में बात करें और फ्रॉम ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये बताएं कि आगे चल के हमें क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। जी अहमद चुनाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो एक वक्त हुए हैं। एक तो 50 लाख घरों का और दूसरा IMF के पास जाने का। IMF के पास जाना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले भी हुकूमतें जाती रही हैं कर्ज़े की रीपेमेंट के लिए और अब भी वही प्रोसेस चला है। नहीं जाने का मकसद यही था कि हम अपने वसाइल ख़ुद पैदा करेंगे और अपना लोन जो है वो ख़ुद ही जो है वो उसको वापस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकनॉमी की कंडीशंस ऐसे नहीं थी कि हम उसको ख़ुद वापस कर सकते और फिर IMF को रुजू करना पड़ा। जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में आई हैं वो मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स जो आई हैं मुख्तलिफ फेडरल मिनिस्टर्स की तरफ से, उसकी वजह से एक पैनिक सी सूरत हाल आ गई। लेकिन इसमें कोई ऐसी मैं समझता हूँ पैनिक वाली बात नहीं थी। इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा अहम अनाउंसमेंट जो 50 लाख घरों का है, जिसके लिए ऑलरेडी वेबसाइट पे फॉर्म आ गया है और लोगों ने डाउनलोड करना शुरू किया है और फिर वो नादरा की वेबसाइट जो है वो क्रैश भी कर गई है। मैं समझता हूँ कि ये 50 लाख घरों का जो इनिशिएटिव है ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है। इसमें जैसे कि आफ्ताब भाई ने बताया कि 45 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपना काम शुरू कर देंगी और हमारी यूथ में जो है वो एक काम करने का जज्बा भी पैदा होगा और मुख्तलिफ एवेन्यूज़ भी खुल जाएंगे। इकनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन जो है वो आ जाएगा। मैं समझता हूँ इसकी मोडालिटीज़ वगैरह जो है ऑब्वियसली कमेटी बैठी हुई है, उसको वर्कआउट कर रही है, लेकिन उसको इस अंदाज़ में वर्कआउट किया जाए कि लोगों को काम भी मिले और साथ साथ जो एक रिलीफ मिलने की बात थी एक आम आदमी को कि जो एक घर उसकी दस्तरस से बाहर हो गया था वो उसकी दस्तरस में आ जाए। अब जब उसकी दस्तरस में आएगा तो ज़ाहिर है कोई प्राइम लोकेलिटीज़ में तो नहीं आ पाएगा, थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में जो है वो लोकेलिटीज़ होंगी और आउटस्कर्ट्स में जब लोग जी बिल्कुल, जब आउटस्कर्ट्स में लोकेलिटीज़ होंगी तो मेरा सिर्फ कंटेंशन यही है कि वहाँ जो बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ हैं वो भी साथ साथ पहुँचाने की हम बात करें कि जिसमें एक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, रोड का नेटवर्क है। ये बड़ी अहम बात आपने पूछी है, इसका जवाब मैं लूँगा आफ्ताब सिद्दीकी साहब से। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पर बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ और साथ साथ बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ तक पहुँचाना, यूटिलिटीज़ पहुँचाना, उसके लिए क्या प्लान और प्रोग्राम मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। दूसरी जानिब अगर देखें तो IMF से मेरे ख्याल बराह रास्त दरख्वास्त अब कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि जनाब असद उमर साहब जो हैं अब उनकी वफ़द से मुलाकात हो रही है। MD क्रिश्चियन लेगार्ड साहिबा ने कह दिया है कि हमें बराह रास्त अब ये कह दिया गया है कि अब कर्ज़ा देना है। तो अब देखें आगे मामलात कहाँ जाते हैं, इसके बारे में तो मुस्तकबिल में बात करते रहेंगे। आज बात कर रहे हैं 5 मिलियन हाउसेस का जो प्रोग्राम है, नया पाकिस्तान हाउसिंग पॉलिसी। ब्रेक पे जाने से पहले अहमद चुनाई साहब ने मौजू उठाया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब जो कि रहनुमा हैं PTI के और साथ साथ जो है NA 247 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं MNA का, इनसे हम जानना चाहेंगे सर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट अब कैसे पूरी होगी, आपके प्लान और प्रोग्राम के अंदर बेसिक यूटिलिटीज़ कैसे ऑफर करेंगे शहर के आउटस्कर्ट्स में। देखें, ये एक क्लस्टर्स होंगे हाउसिंग के जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़, पानी, बिजली, सीवरेज, हॉस्पिटल, स्कूल, डिस्पेंसरी, ग्रोसरी स्टोर, ये कंप्लीट पैकेज के तौर पे होगा। वह ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह हमारी कच्ची आबादियाँ डेवलप हो रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक्स जो है वो उन्होंने, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिज़ाइन एंड प्रोग्राम के ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है। अच्छा, सेकेंड इशू ये है कि यहाँ पर बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। लेट मी नेम सम: सीमेंट, स्टील, सैनिटरी, टाइल्स और इलेक्ट्रिक
सप्लाईज, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, इनको बहुत ज़्यादा फ्रेश इम्पटस मिलेगा आपके इस प्रोजेक्ट से। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी जनरेट होंगी, ये बताएं। देखिए, किसी भी मुल्क की इकॉनमी को आप जब जज करने जाते हैं तो वहाँ की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखा जाता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो एलाइड इंडस्ट्री है जिसमें हार्डवेयर भी है, छोटे एग्रीगेट्स वाले भी हैं, ब्लॉक्स वाले भी हैं, सीमेंट स्टील से हट के तो छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, पेंट भी है, डोर, दरवाजे, खिड़कियाँ, आयरन वर्क, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। एक बूम आएगा यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जो खान साहब का प्लान था 50 लाख हाउसिंग और उसके साथ 1 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट इंशाल्लाह इससे जनरेट हो जाएगी, और सबसे बढ़ के एंटरप्रेन्योर इसमें आएंगे। जो हमारी यूथ है वो एज एन एंटरप्रेन्योर आएंगे, एंटर होंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे, वो इस्टेब्लिश होंगे। इस मुल्क के लिए आने वाला वक्त जो है, जैसे कि खान साहब ने खुद भी कहा है कि 2-2.5 साल में मैं आपको उस क्राइसिस से निकाल के ले जाऊंगा जो इस वक्त हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। हमारा मुल्क खाली, ख़जाना खाली हो चुका है हर तरह से। हमारे पास इंटरनल डेट भी है, फॉरेन डेट भी है, सर्कुलर डेट भी बहुत चढ़ा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट अलग है, फिस्कल ईयर का जो हमारे लॉसेस है 2.23 ट्रिलियन के लॉसेस है। इससे इंशाल्लाह खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, चूंकि आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मैं अभी से ही आपसे गुजारिश भी कर देता हूँ कि दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल साइमल्टेनियसली, और सेमी स्किल्ड की भी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज से ही बना दिए जाएँ, ताकि हमारे यहाँ जो मेसन है, मजदूर तो खैर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन कम से कम सेमी स्किल्ड मेसन्स, और उसके अलावा मेसन्स के अंदर भी बड़ी वैरायटीज़ आती हैं, उनकी ट्रेनिंग। अली नासिर साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपका ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, हुनर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। और एक ज़माने में जब हम बच्चे होते थे तो कराची में TTC टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते थे यहाँ पे, वो सब ख़त्म हो गए। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। ये मेरा ख्याल है बहुत आज की बहुत अशद ज़रूरत है, ना सिर्फ इसलिए कि ये जब ट्रेनिंग लेके निकलेंगे इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर ये मिडिल ईस्ट जाते हैं तो इनकी सैलरी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे रेमिटेंस भी ज़्यादा होंगे। और इसी तरह हमारे यहाँ इस वक्त पता नहीं चलता कि जो ट्रेड है उनके पास सर्टिफिकेट होता नहीं, ट्रेनिंग होती नहीं है, तो वो हर ट्रेड एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत गिरी हुई है इस वक्त पाकिस्तान में। उसकी वजह TTC टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है हमारे। ये बड़ी अहम बात आपने की। अहमद चिनाज़ साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में इकोनॉमिक डिज़ाइन और फाइनेंशियल मॉडल की भी ज़रूरत है। कुछ आपके ख्याल से पाकिस्तान की फाइनेंस इंडस्ट्री और बिलखुसूस बैंकिंग को भी अपने आप को रीवैम्प करना चाहिए ताकि वह हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके? जी बिल्कुल, देखिए सारी दुनिया में जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वो बैंक मॉर्गेजेस पे चलते हैं, और उसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन होती है वो एंटरप्रेन्योर खुद ही अपने फाइनेंसेस और अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करता है और जो है वो उसको बनाता है। कहीं अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन आया और कहीं जो है वो कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गए तो वो प्रोजेक्ट जो है वो अबेंडन हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट अबेंडन हो जाने के बाद इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि शायद बिल्डर भी भाग जाता है पैसे कलेक्ट करने के बाद, जो भी अलॉटीज़ हैं उनके। लेकिन यहाँ पर जब अगर हम मॉर्गेज की सूरत हाल लाते हैं तो उसमें एक चेक एंड बैलेंस भी आ जाता है, और पैसे जो हैं, जैसे एक दुबई मॉडल है कि एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे और एस्क्रो अकाउंट में बनने जाने के बाद जो है वो वहाँ से जो भी कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स हैं वो होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि कोई इस किस्म का मॉडल लाने की ज़रूरत है कि जहाँ बैंक मॉर्गेजेस क्रिएट करें, इसके बाद एस्क्रो अकाउंट क्रिएट करें, और उसमें फिर जो है वो हर तरफ से एक पाबंदी हो जाएगी कि पेमेंट भी आएगी और साथ में कंस्ट्रक्शन भी होगी। तो इस मॉडल पे जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, और हम इस तरह अगर ये सैकड़ों हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मैं सब जगह देखता हूँ अबेंडन पड़े हुए हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि मार्केट कंडीशंस ने सहारा नहीं दिया, पेमेंट्स नहीं आई लोगों की, और या तो फिर बिल्डर जो है वो पैसे जेब में डाल के भाग गया, उसने दूसरे प्रोजेक्ट शुरू कर लिए या तीसरे प्रोजेक्ट शुरू कर लिए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनका एक चेक एंड बैलेंस और उनकी एक मुकम्मल मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है, ताकि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का डिज़ायर है कि जी 50 लाख घर बने अगले 5 साल में, तो मैं समझता हूँ कि इसकी किसी हद तक इस वादे की तकमील हो जाए। अगर इनिशियली हम इसको स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वो काम नहीं है कि जो
आज शुरू किया और कल मुकम्मल हो गया। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म टाइम भी लगता है, 3-4 साल 5 साल, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट कि जी कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें एक पूरी मजबूत प्लानिंग के साथ ज़रूरत है, और अगर ये प्लानिंग होगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो वादा है कि जिसमें ये घर मुहैया करने हैं और घर मुहैया करने के साथ साथ एक इकनॉमिक रेवोल्यूशन आना है, एक बूम आना है जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी है। जहाँ हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की कि 1 करोड़ और लोगों को जो है एम्प्लॉय करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जब भी मुमकिन है। तो 3 चीज़ें मैंने बेसिकली कही कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो होना ज़रूरी है, बिल्डर का जो है वो ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, और फिर ये चेक एंड बैलेंस जो है दोनों तरफ से जो है वो होना भी ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों के साथ मैं नहीं समझता कि कोई वजह नहीं कि ये सारी चीज़ें जो है वायबल हो जाएं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने जैसे कहा कि जी प्लान यही है कि जी वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है, सो आई हैव टू इंटरप्ट यू, यू विल हैव टू होल्ड दैट थॉट। मैं ब्रेक लेके जब आऊँगा तो मैं इस मौजू पर भी इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब सबसे अहम मौजू के मुतालिक भी बात करनी है, वो है ये हल्का जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है NA 247 के अंदर कि हुकूमत की तवज्जो रहे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा बुनियादी तौर पे कराची के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ज़ाहिरी बात है वो एक हर हल्के पर ही वैसे तो अप्लाई होते हैं, बट दे ऑल्सो अप्लाई ऑन द करंट रीजन और एरिया वेर यू आर कंटेस्टिंग फ्राम। अब प्रॉब्लम ये है कि कराची में पानी का मसला सबसे बड़ा मसला है। यू कैन बी द रिचेस्ट पर्सन इन दिस कंट्री, लेकिन घर आपके टैंकर ही आएगा, लोग परेशान हैं। सॉलिड वेस्ट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कूड़ा है, कूड़े को उठा के जब आप फेंकेंगे तो उसका डिस्पोजल वक्त के बाद ही होगा, चाहे इवन इफ़ यू आर द रिचेस्ट पर्सन। पोल्यूशन है, आपने खुद देखा होगा, देयर इज़ अ स्टेंच इन द एयर। अब वो कह रहे हैं बहुत सारे के माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एवरीवन इज़ इफेक्टेड। तो ये कॉमन इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी तरतीब दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? देखें, एक तो ये कि कराची एक इकनॉमिक हब है पाकिस्तान का, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इकनॉमिक हब है कराची का। 75% ऑफ द बिज़नेस मेरी NA 247 में होता है, जो कि हमारा ओल्ड सिटी है, जहाँ पे हर किस्म के होलसेल और रिटेल बिज़नेस भी है, बैंकिंग सेक्टर भी वहाँ पे है, इंश्योरेंस कंपनीज भी वहाँ पे हैं। तो इस एरिए को बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया। वैसे तो पूरा कराची नेगलेक्ट हुआ है, मगर क्योंकि इकनॉमिक हब है, बिज़नेस दे रहा है और आपको टैक्सेस जनरेट करके दे रहा है, तो ये एक बड़ी ज़्यादती है। पानी के हवाले से देखें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सबसे बड़े मसाइल हैं, पानी, सीवरेज, गंदगी और टूटी हुई सड़कें। एक्चुअली हमारे पिछले 10 साल में इदारे बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं, और 30 साल जिस तरह हमने यहाँ गुजारे हैं, जिस खौफ में हमने गुजारे हैं, उसमें काम तो हुआ नहीं। इदारे बनने के बजाय ख़त्म हो गए हैं। पानी के लिए कोई एडिशनल पानी 1 गैलन भी हमें पिछले 10 सालों में नहीं मिला। K4 का मंसूबा था जो हम सुन रहे थे कि 2018 के एंड में आ जाएगा। मेरे भी बचपन से ही बन रहा है। तो 2008 में ये प्लान हुआ, 2016 में इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हुई। 25 अरब रुपए से फेज़ 1 260 MGD का ये प्रोजेक्ट था। अब हमें पता चला है कि इसमें ना पंपिंग स्टेशन थे, ना पावर प्लांट थे, ना डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब ये प्रोजेक्ट इट वाज नॉट इंटीग्रेटेड ओनली द कंड्यूट ले किया गया है, और वो उस कंड्यूट का क्या करेंगे जब आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पंपिंग स्टेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन नहीं है, पावर प्लांट नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट जो है 25 बिलियन से 43 बिलियन पे चला गया। डिसैलिनेशन प्लांट कैन आल्सो नॉट बी इंस्टॉल्ड, क्योंकि डिसैलिनेशन कैसे करेंगे, पानी में तो स्वीज है समुंदर के। जी, वो आप देखेंगे आपका सीवरेज जितना भी है कराची का, वो समंदर में जा रहा है, आलूदगी फैल रही है। हमने पिछले 10 साल की मैं सिर्फ बात करता हूँ, पिछले 10 साल में एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है 200 MGD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो हम फेडरल गवर्नमेंट लगाने लगी है, वाटर बोर्ड को देगी बना के, और वहाँ से ट्रीट करके पानी हम इंडस्ट्री को देंगे। इसी तरह पोर्ट कासिम पे डिसैलिनेशन प्लांट,
और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने बात की है फेडरल गवर्नमेंट से भी, सिंध गवर्नमेंट से भी हम बात कर रहे हैं 10 MGD का इंशाल्लाह अगले 2-2.5 साल में मैं ये प्लांट के लिए इनिशिएटिव लूँगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारी बात हुई है ताकि CBC DHA के प्रॉब्लम पानी के जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के इन रेसिडेंट्स के ये प्रॉब्लम परमानेंट बेसिस पे हल हो जाए, क्योंकि ये साउथ में है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और बिल्कुल टेल एंड पे है। टेल एंड पे पानी का पहुंचना भी मुश्किल होता है और फिर हमारे यहाँ जो पानी इस वक्त आ रहा है 380-400 MGD पानी आ रहा है और रिक्वायरमेंट है हमारी 900-950 MGD। सीवरेज का भी असर यही है कि I just want to take a quick word from Ahmed Chinoy साहब here. Ahmed Chinoy साहब, आप भी, क्योंकि to be very frank, many people live in this constituency and they face a lot of problem. And the city as well is facing the similar problem. तो एक आधा प्रॉब्लम पानी से जो एसोसिएटेड है वो तो हम रिजॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इतने सारे और मल्टीपल इश्यूज हैं, उनको अब किस तरह से सॉल्व करें? देखिए 247 मेरी भी रहायश गाह है और मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। जो उधर के बेसिक इशू है वो सबसे बड़ा पानी का इशू है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इसको पॉइंट आउट किया। DHA के इलाके में पानी नाम को नहीं मिलता और मुसलसल टैंकर से ही पानी आता है, चाहे वो किसी का भी घर हो। लेकिन बात यह है कि अब इसमें एक विल अगर हमें नज़र आ रही है और इस विल को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। और सिर्फ ये DHA का एरिया नहीं है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो खारादार के बल्कि लियारी के एज से शुरू होकर वहाँ पर DHA तक जो है वो वेरी वास्ट एरिया। जिसके अंदर ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि इस मौजू को हम मजीद आगे लेकर चलते, लेकिन क्या करें, हमारे पास वक्त मुख्तसर है। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, आपसे गुजारिश करनी पड़ी और दिन भी अब आपने हमें वक्त देना है ताकि जो है वो इस मौजू को हम मुकम्मल भी कर सकें और ख़ास तौर पे इन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी निकाल सकें। आज की नशिस्त जो है काफ़ी मुफस्सल रही। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।